हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एनएलएम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लोग कॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं या फिर डायनामिक्स ऑफ मैकेनिक्स। इससे पहले हमारे पास काइनेमेटिक्स पार्ट चल रहा था, अब हमारा डायनामिक्स पार्ट स्टार्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों, एनएलएम यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में आपका यूज होते रहता है। हर एक स्टेप पे एनएलएम का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। हर एक स्टेप पे एनएलएम का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से और ध्यान से समझने की कोशिश करना एनएलएम। इसे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी कि कॉज ऑफ मोशन या फिर डायनामिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिक्स भी बोलते हैं, राइट। ओके, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको जानना जरूरी होता है। जैसे आपको इनर्शिया के बारे में जानना होगा, है ना। इनर्शिया के बारे में जानना होगा, मोमेंटम जानना होगा, फोर्स और इसके टाइप के बारे में जानना होगा, न्यूटन्स लॉ के बारे में जानना होगा जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एफबीडी और इक्विलिब्रियम, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज हम लोग पुली वगैरह की ओर मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। पुली वगैरह की ओर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मूव कर जाएंगे। आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक को आज हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, कवर कर देंगे, राइट बच्चा। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपना इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, पहले हम इनर्शिया ये छोटे छोटे टर्म को डिफाइन करते हुए हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, राइट। ओके, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। इनर्शिया, इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। आप चाहे तो लिख लेना, हम लिखेंगे नहीं, बस बता देते हैं हम आपको। इनर्शिया, इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का। जिसके पास मास होगा ना, उसके पास इनर्शिया होगा, याद रखिएगा। जिस भी बॉडी के पास मास होगा उसके पास इनर्शिया होगा। अब बिना मास का बॉडी हम थोड़े ना डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं। यानी जिसके पास मास होगा उसके पास इनर्शिया होगा, ठीक है सर। इनर्शिया करता क्या है, ध्यान सुनिएगा। इनर्शिया प्यारे बच्चों आपके स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करेगा, चेंज का अपोज करेगा। यानी क्या है कि कोई बंदा अगर चल रहा है ना तो इनर्शिया उससे चलने नहीं देगा, और अगर कोई चल रही है तो उसे रुकने नहीं देगा। आप जैसे क्या है, आपके घर में सीलिंग फैन होता है, इवन कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो देख रहे हो आप, तुरंत वो रुक नहीं जाता है, कुछ देर के बाद वो रुकता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी आपका मोशन में था, तो मोशन में था तो उसकी इनर्शिया किस में था, मोशन में। आपने स्विच ऑफ कर दिया तो वो सडनली रुक नहीं जाएगा, बल्कि वो धीरे 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 वो रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनर्शिया मोशन में था। अब वही सिनेरियो सेम आप रिपीट करो। जब पूरी तरीके से फैन रुक जाएगा, स्विच ऑन करो, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, है ना। क्योंकि वहां पे वो जो फैन था वो रेस्ट पे था, तो उसकी इनर्शिया भी क्या था, रेस्ट पे था। तो उसकी इनर्शिया को मोशन में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। यानी इनर्शिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये समझना है आपको कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी का जो कि स्टेट ऑफ मोशन के चेंज का विरोध करता है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज होता है उसका विरोध करता है कौन, इनर्शिया। चलिए खत्म हो गया फर्स्ट पॉइंट, इनर्शिया। दूसरी पॉइंट, अब हमें ये बताओ अगर कीचड़ में बाइक फंस चुकी है, ठीक है ना, कीचड़ में बाइक फंस चुकी है और कीचड़ में ट्रैक्टर फंस चुकी है, ठीक है ना, ट्रैक्टर। तो किस वाले ऑब्जेक्ट को, बाइक और ट्रैक्टर, किसको पुश करना आसान होगा, कीचड़ से बाहर निकालना आसान होगा, बताओ किसको, ट्रैक्टर को या फिर बाइक को। आप कहोगे सर बाइक को कीचड़ से निकालना आसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि बाइक के पास मास कम है। बाइक के पास मास कम होने से क्या हो गया सर, बाइक के पास मास कम होने से उसकी इनर्शिया कम हो गया, और ट्रैक्टर के पास मास ज्यादा होने से उसकी इनर्शिया ज्यादा हो गया। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस भी बॉडी के पास मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी कि इनर्शिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा।
इनर्शिया जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो इनर्शिया है हमारा, जो इनर्शिया है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, याद रखेंगे आप, ठीक है। ओके सर। अब सेकंड पॉइंट आता है मोमेंटम। वैसे मोमेंटम हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास में कोलिजन वाला फैक्टर पढ़ते तो वहां भी मोमेंटम का काफी ज्यादा यूज होता है। यहां भी हम लोग मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम यानी पी, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, मास इंटू में वेलोसिटी। चलिए अब आता है फोर्स एंड इट्स टाइप, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, अब ये थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा फोर्स एंड इट्स टाइप। इसमें सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। फोर्स होता क्या है प्यारे बच्चों? फोर्स हमारा पुश और पुल होता है, जो कि हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 से जानते आ रहे हैं ना, कि फोर्स जो होता है हमारा, फोर्स जो है हमारा, फोर्स वो या पुश और पुल इन नेचर है ना, पुश और पुल इन नेचर। बट जब हम बारीकी से फोर्स की स्टडी किए है ना, जब ध्यान पूर्वक फोर्स की स्टडी किए, तब हमें ऐसा हुआ, पता चला कि हमारे नेचर में केवल 4 टाइप के फोर्स होते हैं। ये हमने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ये आपके सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने बताया कि हमारे पास फोर्स का डेफिनेशन तो ये होता है, लेकिन जब हम बारीकी से देखते हैं फोर्स के बारे में, तब हमें फोर्स 4 टाइप का दिखाई देता है। वो कौन कौन? तो फोर्स हमारे पास जो 4 टाइप का जो दिखाई देता है, फर्स्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फर्स्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है क्या। सेकंड आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्यारे बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। टेंशन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जितने भी चीजें लगभग आएगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही चला जाएगा। आप टेंशन की बात कर लो, है ना, आप टेंशन की बात कर लो, आप टेंशन की बात कर लो, आप नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल की बात कर लो, नॉर्मल की बात कर लो, फ्रिक्शन की बात कर लो, और नॉर्मल और फ्रिक्शन को मिला करके हम लोग कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्स बॉडी के कांटेक्ट के कारण आती है, ना कि जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो ये दोनों फोर्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे आपका एक्सेट्रा बहुत सारे फोर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा, तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, राइट। और जो चौथा होता है वो होता है बिग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? बिग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, बिग न्यूक्लियर फोर्स होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और बिग न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों पार्ट जो है आपका क्लास 12th का पार्ट है। ध्यान सुनिएगा, ये जो हमारे पास है ये आपका 12th का है। किसका है? 12th का। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बहुत सारे फोर्स आपको 11th में डिस्कस किए जाएंगे और बहुत सारे फोर्स आपको क्लास 12th में भी डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स प्योरली रूप से ये आपका क्लास 11th का ही पार्ट है, इसमें नो डाउट ये पूरी तरीके से क्लास 11th का पार्ट होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे पार्ट जो होता है वो क्लास 12th का पार्ट होता है। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एनएलएम का ही पार्ट है, यानी क्लास 11th का ही पार्ट है। उससे आज तो नहीं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स, 1-2 लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो टेंशन और नॉर्मल फोर्स तो आज और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 टाइप के फोर्स होते हैं हमारे इस नेचर में। अब इसके अलावा जो भी फोर्स आपको दिखाई देंगे ना, इन्हीं चारों में से किसी न किसी का हिस्सा होगा। जैसे कि आपने
जब हम लोग यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे थे, है ना, तो हम लोग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइंड किया था कि ये फंडामेंटल है, ये डेराइव्ड है। तो हमने देखा था कि जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है वो सारे के सारे फंडामेंटल पार्ट से बना हुआ है ना। सारे के सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बने होते हैं, राइट। ओके, इसी तरीके से इसके अलावा जो भी आपको फोर्स दिखाई देगा ना, वो इसी का हिस्सा होगा। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हिस्सा होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपका न्यूक्लियस के इनसाइड फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 में, अभी नहीं, क्लास 12 वाला जब पार्ट स्टार्ट करेंगे वहां पे। तो ये हमारे पास फोर्स एंड इट्स टाइप तक हमारा डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ की ओर, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने कितने लॉ दिया था? न्यूटन ने मोशन के लिए 3 लॉ दिया था, है ना। कितने लॉ दिया था? 3 लॉ। चलिए अब आता है हमारा न्यूटन लॉ को डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ना बच्चों हम लोग बचपन से ही रटते आ रहे हैं, है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग, हमें तो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं साइंस, और बचपन में जब हम थे, छोटे छोटे थे, तो कोई लोग मिलते थे, कुछ लोग मिलते थे, तो हमसे पूछते थे कि साइंस पढ़ते हो? हाँ। तो बताओ न्यूटन का पहला नियम क्या है? अरे भैया, न्यूटन का सेकेंड नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है समझ लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ही है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ जो होता है वो आपका, वो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ही, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ही। वैसे इनर्शिया का जो वर्ड, इनर्शिया वर्ड जो है वो सर्वप्रथम गैलीलियो ने बोला था, ठीक है ना, गैलीलियो ने। तो इतना ज्यादा हिस्ट्री में जाना नहीं है हमें, ठीक है ना, हिस्ट्री में जाना नहीं है। न्यूटन तो बाद में आए, पहले तो गैलीलियो ने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है ना। गैलीलियो गए और न्यूटन आए, ये ऐसी कहानी है कि गैलीलियो जिस साल गए न्यूटन उसी साल पधार गए, यहाँ पे जन्म ले लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आधा अधूरा काम था, गैलीलियो का छोरा हुआ, वो पूरा कर दिया कौन? न्यूटन। और न्यूटन ने अपना नाम दे दिया इनर्शिया का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कि इनर्शिया के ही जैसा होता है, क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर, ध्यान सुनिएगा, कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यू रेस्ट पे रहना चाहेगा। और अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली मोशन से मूव कर रहा है तो वो उसी मोशंस को परफॉर्म करते हुए मूव करते रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया जाए। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट और सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्मली मोशन से वो चलता हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि यूनिफॉर्मली मोशन का मतलब क्या? क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है? नो, नो, कभी भी वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वो यूनिफॉर्मली मोशन कैसे रह पाएगा? रह पाएगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के केस में या तो बंदा रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्मली मोशन से चलेगा। और अगर यूनिफॉर्मली मोशन से वो चलेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। क्लियर है क्या? कब तक? जब तक कि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट ना हो। ये सारे पिक्चर, ये सारे सिनेरियो आपका फर्स्ट लॉ का होता है। क्लियर हो गया क्या? ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ, अब ये सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना। सेकेंड लॉ हमारा इंपॉर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल का जो चेंज इन मोमेंटम होता है, ध्यान सुनिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड नेट एक्सटर्नल फोर्स। यानी सिंपल सा मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर, ध्यान सुनेंगे मेरी बात, किसी भी बॉडी के ऊपर
अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया जाए किसी भी बॉडी और सिस्टम के ऊपर, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया जाए तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसी सेकंड लॉ को बहुत तरीके से लोग बताते हैं, कोई बोलते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन के फॉर्म में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बोल देते हैं, बट बहुत सिंपल से हम आपको बता देंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद रखिएगा सेकेंड लॉ क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो आपका कुछ और नहीं बल्कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा तो आपको क्या करना होगा, डीपी बाई dt कर देना होगा। डीपी बाई dt यानी कि ये हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया। ठीक है क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो नेट फोर्स आया, नेट एक्सटर्नल जो फोर्स आया है हमारा, ये डीपी बाई dt, P यानी कि मोमेंटम, P यानी कि मोमेंटम। अब मोमेंटम यानी कि हमने बताया था, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी था। क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप पुट करोगे मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी आपको पुट करना होगा, राइट, बाय में dt। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। तो ऐसा मानते हैं कि मास को कांस्टेंट मान करके v को डिफरेंशिएट कर ले तो m dv बाई dt हो जाएगा। हाँ सर। और अगर मास भी वेरिएबल हो गया तो v को बाहर कीजिए और मास को डिफरेंशिएट कीजिए। सर ऐसा हो सकता है मास वेरी करेगा? यस। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसके पास मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तब आपको ये फॉर्म का भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ये वाला फैक्टर भी लेना पड़ेगा। अब जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, उसमें कंटिन्यूअसली क्या होता है, मास भी चेंज करता है क्योंकि फ्यूल उसका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है ना। तो चीजें ऐसा होता है। अब जैसे कोई आपका वाटर टैंक है, आप ट्रैक्टर से लेकर के जा रहे हैं कुछ इस तरीके का, और उसकी वाटर जो है कंटिन्यूअसली टंकी से बाहर आ रहा है, तो वहां पे मास क्या हो रहा है, लगातार चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखना है, अभी फिलहाल हम आगे की ओर मूव नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर दोनों फैक्टर वेरिएबल हो गया तो डिफरेंशिएशन ये होगा। लेकिन अगर इफ हमारे पास मास क्या हो जाए, मास हमारा कांस्टेंट हो जाए, अगर हमारा मास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी बहुत बड़ा योगदान देता है ये फॉर्मूला। चलिए, तो यहां से हमारे पास नेट एक्सटर्नल जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर तो उड़ जाएगा, मास, और dv बाई dt का नाम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये फॉर्मूला जो हम सब रट करके जो बैठे हुए प्यारे बच्चों, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कब वैलिड है, जब हमारा सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा। जैसे v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे फॉर्मूला आप कब यूज करते हो, जब बॉडी की एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, राइट। ओके। सिमिलरली अगर बॉडी का मास वेरिएबल हो जाएगा तब आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर हमारे पास बॉडी का मास कांस्टेंट होगा तब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन का। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कभी भी मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं होता है, ये भ्रम मत पाले, ठीक है ना। मास इनटू एक्सीलरेशन कभी भी न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं हो सकता। हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ का एक केस हो सकता है मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ये कभी भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ कभी भी मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू जो एक्सीलरेशन जो है, ये वाला फैक्टर, ये केवल एक केस है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी।
क्लियर है क्या? ओके। अब इसी में थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम और टाइम का अगर ग्राफ है, ठीक है ना, मोमेंटम और टाइम का अगर ग्राफ हो गया हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, ये हमारा मोमेंटम, ये हमारा टाइम। तो मोमेंटम टाइम का जो ग्राफ आएगा, इसकी स्लोप क्या देगा? इसकी जो स्लोप आएगा tan थीटा, यानी कि स्लोप स्लोप क्या देगा इसका? फोर्स देगा। क्या देगा? फोर्स देगा। क्या देगा? फोर्स, नेट फोर्स देगा। कैसा फोर्स देगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स देगा। राइट, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इस वाले फैक्टर को हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और इनटू में टाइम इधर आ जाएगा तो dt और इक्वल टू dp। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और अगर हम इसे इंटीग्रेशन में डाल दें, इसे हम इंटीग्रेशन में डाल दें, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम होगा, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम होगा। राइट, ओके। तो देखना यहाँ पे अगर हमारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ हो गया, यहाँ पे टाइम का लिमिट चलेगा, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास इस वाले फैक्टर की बात करें कि अगर हमारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ हो, ठीक है ना, फोर्स और टाइम का ग्राफ हो, ये हमारा फोर्स और ये हमारा टाइम, अगर इसका कुछ ग्राफ हमारे पास आ गया, तो इसकी जो एरिया आएगा वो क्या देगा? एरिया कुछ और नहीं बल्कि चेंज इन मोमेंटम देगा। एरिया क्या देगा आपका? चेंज इन मोमेंटम दे देगा। चेंज इन मोमेंटम दे देगा। क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना? चेंज इन मोमेंटम दे देगा। फोर्स और टाइम की ग्राफ की एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। इसे चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इंपल्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इंपल्स के नाम से भी जानते हैं, आगे हम बताएंगे। यानी कि इंपल्स की यूनिट और चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, चलिए, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आगे चले। ओके, इसकी जो लास्ट केस था, यानी कि न्यूटन्स लॉ के बाद एफबीडी है, लेकिन एफबीडी तक जाएं उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। राइट, ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि मोमेंटम हमारे पास 2t² प्लस 3t प्लस 5। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो मोमेंटम है, यानी किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो टाइम के अनुसार इस तरीके से वेरी कर रहा है। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के साथ इस पिक्चर के अनुसार, इस फंक्शन के अनुसार मोमेंटम वेरी कर रहा है। तो बताओ t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा? बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। हमें मालूम है कि फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 4t हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 1 तो 4 इंटू में 1 प्लस में 3, दैट मीन्स 7 न्यूटन। कितना न्यूटन? 7 न्यूटन। राइट, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। जैसा कि एक क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है, यहां पे देख सकते हो आप क्या कहता है, द मोमेंटम, यहां पे यूनिट दिया हुआ है, ऑफ ए पार्टिकल इज वेरिंग विथ टाइम एज p इक्वल टू 2 प्लस 3t², यानी p इक्वल टू 2 प्लस 3t²। ये आपका मोमेंटम है जो टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो डिफरेंशिएट कर लो तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6t हो जाएगा। राइट, तो 6t का वैल्यू 3 यानी कि 18 न्यूटन। 18 न्यूटन का फोर्स आएगा। कितने न्यूटन का? 18। क्या कहीं है? ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा था न्यूटन्स लॉ अभी तक। अब हम आगे चलते हैं, देख सकते हो आप अब इसमें देखना, न्यूटन्स लॉ हो चुका है ना? न्यूटन्स लॉ हो चुका है ना? अब देखो इसमें न्यूटन्स लॉ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आता है एफबीडी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है समझने की कोशिश करिएगा।
फ्री बॉडी डायग्राम हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। प्यारे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम समझिएगा ध्यान से। फ्री बॉडी डायग्राम के केस में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ तो बताया ही नहीं हमने। न्यूटन सेकंड लॉ हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ तो बताना पड़ेगा ना भैया। न्यूटन थर्ड लॉ तो बताना पड़ेगा। चलिए, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है, कुछ खास है नहीं है, लेकिन इसकी पॉइंट खास होता है। इसको याद रखना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसकी पॉइंट बड़ा अच्छा है। थर्ड लॉ कहता है क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहां तक थर्ड लॉ कंप्लीट नहीं हुई, आगे चलते हैं। कहता क्या है कि एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो साइमल्टेनियसली होगा। ये नहीं कि आज एक्शन हुआ है तो एक दो दिन के बाद रिएक्शन होगा, नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली, एंड एक्शन रिएक्शन आर इन द सेम नेचर। नेचर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या बोल रहा है, हम युद्ध कर रहे हैं कट्टा से और कोई एटम बम लेकर के आ गया। नहीं भैया, अगर हम कट्टा से युद्ध कर रहे हैं तो आप भी कट्टा से युद्ध करो। हम AK-47 से युद्ध कर रहे हैं तो आप भी AK-47 से युद्ध करो। ये नहीं कि हम कर रहे हैं AK-47 से आप लेकर के आ गए एटम बम, हम पटाखे देंगे एटम बम। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर, मेरा कहने का मतलब कि अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिलेगा। अगर एक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स से तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स का ही आएगा। अगर एक्शन मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स ही आएगा। अगर एक्शन स्प्रिंग फोर्स है तो रिएक्शन भी स्प्रिंग फोर्स ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, यानी कि यहां पे हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा, एक्शन एंड जो रिएक्शन होगा वो आर इन सेम नेचर है। क्या होगा? आर इन सेम नेचर। उसकी नेचर आपका सेम होगा, ये नहीं कि नेचर आपका डिफरेंट होना चाहिए। आर इन सेम नेचर एंड एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा वो आपका साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली होगा, और एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होगा, साइमल्टेनियसली एंड डिफरेंट बॉडीज। ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी पे होगा। ये हमारा पूरी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ भी फिनिश हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब जो पार्ट आया वो आया FBD का। FBD फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है वो ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाने नहीं आया तो फिर आप क्या फिजिक्स पर है, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में ये होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है बस उसको रिप्रेजेंट कर देना होता है। हमने क्या बताया, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है केवल वो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। वो रिएक्ट किया है वो फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक है क्या। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम में केवल ये बताने की कोशिश किया जाता है कि देखो भाई इसको पिटाई हुई है, इसको पिटाई हुई। अब क्यों पिटाई हुई है, पिटाई होने के बाद ये भी दूसरे को पिटाई किया है, ये रिप्रेजेंट नहीं करना।
केवल पुलिस के सामने हम कहेंगे देखिए हुजूर हमको इधर चाटा लगा और इधर चाटा लगा, हम भी उसको चाटा लगाए हैं, ये नहीं बताना होता है। समझ में आ रहा है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि बॉडी को केवल पिटते हुए दिखाया जाता है, केवल पिटते हुए दिखाया जाता है, वो भी पिटा है ये दिखाया नहीं जाता। ओके, चलिए तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की ओर मूव कर जाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान सुनिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्स को रिप्रेजेंट करना होता है जो बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट दी रिप्रेजेंट यार represent all the forces which are act on it, वो सभी फोर्स को रिप्रेजेंट करना है जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा हो, ये होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। समझिएगा, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड यानी धरती माता, हमारा धरती माता जिसके ऊपर हम रह करके नटखट करते हैं, फिर भी हमारा धरती माता हमें सहती है, हमें भोजन देती है, हमें पीने के लिए पानी देती है, खेलने के लिए जमीन देती है ना। चलिए ये हमारा ग्राउंड है, धरती माता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये मास एम है, ठीक है। धरती माता कभी भी ये नहीं कहती है कि तुम हमसे दूर जाओ, है ना, नहीं जाओ। हाँ, तुम अपने आप को काफी ज्यादा स्पीड दे दोगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तब तुम धरती माता को छोड़ करके कहीं और चले जाओगे, लेकिन हम अपने धरती माता की गोद में रहना चाहते हैं। धरती माता कहते क्या कि भैया हम तुम पे फोर्स लगाएंगे mg। धरती माता भैया थोड़े कहेंगे, बेटा कहेंगे, तो mg फोर्स लगाया। लेकिन न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ याद करो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर धरती ने इसके ऊपर mg फोर्स लगाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाया है, तो ये ब्लॉक भी ग्राउंड को अपने तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से? सेम फोर्स से, mg फोर्स से खींचेगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ओके सर, ओके। अब यहां पे देखना, अब सेकंड केस में क्या होगा, ये ब्लॉक, अब ये धरती तो इसकी तरफ आएगा नहीं, बल्कि ब्लॉक इसकी ओर आएगा। क्यों? अरे भाई धरती के पास मास बहुत ज्यादा है ना, अर्थ के पास मास काफी ज्यादा है। हाँ, अब ये ब्लॉक नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे आकर के बैठ गया। अब यहाँ पे आकर के बैठ गया, क्या लगता है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया होगा क्या? अरे नहीं भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी लग रहा होगा। अच्छा भैया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा होगा, तभी ब्लॉक नीचे अब क्यों नहीं जा रहा है? ध्यान सब सुनिएगा, अब ये नीचे क्यों नहीं जा रहा होगा? अब नीचे इसलिए नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब जब ये नीचे नहीं जा रहा होगा तो नीचे क्यों नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब ब्लॉक के ऊपर कोई ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया होगा। ध्यान सुनिएगा, अब यहां से ये नीचे आ रहा था, अब ये जब ग्राउंड पे आ गया तो नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब ब्लॉक के ऊपर जितना नीचे फोर्स लग रहा है, उतना ही अमाउंट में इसके ऊपर फोर्स लग गया होगा, तभी तो ये रुका ना। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, यहां पे क्या हुआ, ये आपका कॉन्टैक्ट पोर्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका कॉन्टैक्ट पोर्शन हो गया, कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। क्या हो गया? कॉन्टैक्ट सरफेस। और कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पे एक फोर्स लगेगा। देखना, ये लगेगा ब्लॉक के ऊपर। ये क्या लगेगा? ब्लॉक के ऊपर। अब ब्लॉक का सरफेस भी धरती से कांटेक्ट है और धरती का सरफेस भी ब्लॉक से कांटेक्ट है। तो ये वाला नॉर्मल लगा है ब्लॉक पर और ये वाला नॉर्मल लगाएगा ब्लॉक किस पर? ग्राउंड पर। समझ में आ रहा है क्या? ये आपका नॉर्मल किसके बीच आया? कांटेक्ट सरफेस के बीच में आया। अब हमें ये बताना
ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक ए है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है जिसका नाम हमने दिया n। अब यही हमारा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। यही क्या हो गया हमारा? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे नॉर्मल 2 क्यों आया भैया? एक्शन तो रिएक्शन, ऐसा थोड़ी होगा कि केवल एक्शन होगा रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, एक्शन के साथ साथ क्या होता है? रिएक्शन भी होता है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा यहाँ पे। नहीं ना, चलिए वैसे प्रॉब्लम क्या होगा? आप लोग तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना? हम भी तो वही सोच करके पढ़ा रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, ठीक है ना? आप तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे क्योंकि आपकी एग्जाम भी काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है और आपको छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आप ध्यान सुनिएगा। अब ये नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना? अब ये थोड़ा नॉर्मल के बारे में जान लेते हैं। चलिए, ये नॉर्मल रिएक्शन लोग बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल फोर्स, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स जो होता है आपका, ये हमेशा पुशिंग होता है, ठीक है ना? तो पुशिंग, नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या होता है? पुशिंग होता है, ठीक है क्या? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है क्या? ओके, अब हम आगे आते हैं। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर स्ट्रिंग वाला पार्ट भी हम लेकर के चले आएंगे आपके सामने। चलो ध्यान देना, ये एक ब्लॉक हुआ, अब एक ब्लॉक इसके ऊपर हमने रख दिया, ठीक है क्या? चलिए, ये ब्लॉक हमारा ए हुआ और ये ब्लॉक हमारा बी हुआ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। दिखना ध्यान से बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ये ए हुआ और ये हमारा बी हुआ, बी यहाँ पे बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों का मास होगा ना, दोनों का मास होगा ना अपना अपना? हाँ सर, दोनों का मास होगा अपना अपना। चलो, तो इसका मास होगा एम ए, और तो ये हमारा वेट होगा, इसका भी अपना वेट होगा एम बी इंटू में जी, राइट? ओके, इसका अपना अपना वेट लग गया। लेकिन अब जरा ध्यान देना, ये वाला जो ब्लॉक है, बी ब्लॉक जो है, वो ए के माथे पे आकर के बैठा हुआ है। हाँ, तो इसका ये वाला जो बेस वाला जो हिस्सा होगा, ये तो इसके माथे पे होगा। हाँ, तो बी जो होगा इसको पुश कर रहा होगा नीचे, रुके इसका नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इसका आएगा N1 कर देते हैं। तो बताना ध्यान से, इसके ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर है क्या? ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल इसके सरफेस के, ये वाला नॉर्मल इस सरफेस के बीच में आया। बी वाला ए के ऊपर लगाएगा तो ए किसके ऊपर लगाएगा? बी के ऊपर लगाएगा। हमें मालूम है कि फ्री बॉडी डायग्राम में केवल वो फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जो उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है? ओके, लेकिन अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई है। ए के लिए, बी के लिए कंप्लीट हो गया, लेकिन ए के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो धरती माता भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिसका नाम N2 दे देते हैं। अब क्लियर हो गया? क्लियर है क्या फ्री बॉडी डायग्राम? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, आपके लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, और इस तरीके के ना डायरेक्ट नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है ना? चलिए, हम दो ही ऑब्जेक्ट दिए, यहाँ पे एम ए कर लेते हैं और यहाँ पे एम बी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया F। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जल्दी से, जल्दी से, ठीक है क्या? बस 1 मिनट का टाइम हम देते हैं, जल्दी से आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ। बन गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं? देखना यहाँ पे, ये हमारा ब्लॉक ए हो गया, यानी कि एम ए, इसका अपना वेट नीचे लगेगा एम ए, हर एक ब्लॉक का वेट लगेगा अपना अपना। ये एम बी, इसका अपना वेट नीचे लगेगा एम बी और जी।
अब देखना ये दोनों सरफेस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो अपना अपना नॉर्मल लगेगा, ये भी अपना नॉर्मल लगाएगा ग्राउंड के साथ, ये भी नॉर्मल ग्राउंड के साथ, ठीक है, अपना अपना नॉर्मल लगेगा हां से। और इसके ऊपर एक फोर्स इधर एफ लग रहा होगा, हाँ। अब देखना ऐसा सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे फोर्स एफ फोर्स हमने एम को धक्का दिया, एमओ को धक्का दिया, तो एम ए जो है यानी ब्लॉक ए बी को धक्का देगा, यस, यानी ए किसको धक्का देगा, बी को, तो यहाँ पे ये धक्का दिया, यहाँ पे ये धक्का दिया, लेकिन सरफेस कांटेक्ट में है तो धक्का किस रूप में जाएगा, नॉर्मल के रूप में जाएगा, तो ये अपना अपना नॉर्मल आ जाएगा, तो इंडेक्स इंडेक्स। क्लियर है क्या? ये इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। एक भी फोर्स आप छोड़ देंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, आपका आंसर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी फोर्स आपको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ दिए तो आपका खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है क्या? ओके, आगे चले, यस आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग टेंशन की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक है क्या? टेंशन की ओर मूव कर जाते हैं। चलिए, टेंशन, ये सारी चीज आपको आता होगा, हम ये उम्मीद करते हैं, बस हम हिंट कर रहे हैं, ठीक है ना? टेंशन, अब ये टेंशन क्या होता है बच्चा? टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ही है ना? ये भी एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग में लगता है। ये हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। क्या होता है? पुलिंग इन नेचर होता है, पुलिंग इन नेचर, पुलिंग इन नेचर। ये हमेशा अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट and towards this string and towards the string, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। और अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें हम, यहां पे हमने कहे नॉर्मल फोर्स के बारे में कुछ डेफिनेशन लिखा था, पार्ट लिखा था, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये आपका टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो पुलिंग इन नेचर, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड टूवर्ड्स द सेंटर, स्ट्रिंग, सॉरी सेंटर नहीं। अब एक चीज और बता देते हैं, टेंशन जो होता है वो आपका फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में लगता होगा, एंड स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम टेंशन होता है ना उसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यहां पे लिख देते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी कि मैक्सिमम टेंशन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम टेंशन होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी कि मैक्सिमम टेंशन होता है, राइट? ओके, अब देखना ध्यान से। अब आते हैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे। ये हमारा सीलिंग हो गया, रिजिड सपोर्ट, ये स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हुआ, ठीक है। 10 मान लेते हैं इसकी मास अभी m है, ठीक है क्या? ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको क्या करना होगा? भैया ये मास m है, हाँ m है, तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg यानी कि वेट, और ऊपर में फोर्स लग रहा होगा टेंशन T, खत्म। क्यों? टेंशन की डायरेक्शन हमेशा T ऊपर की ओर आएगा। और एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, लाइट स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग है आपका लाइट स्ट्रिंग है। क्या है? लाइट स्ट्रिंग। अगर मास वाला स्ट्रिंग रहेगा तब अलग चीज हो जाएगा। क्या अलग होगा हम बताने की कोशिश करेंगे, अभी आपको अभी तुरंत बता रहे हैं, वही पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान देना कि अगर हमारे पास इफ स्ट्रिंग हमारा मासलेस हो, इफ स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाए? मासलेस हो जाए, यानी कि लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग, तब ऐसे केस में क्या होता है? देन टेंशन एट each point of a string, each point of a string are equal, अगर हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है
ठीक है ना। टेंशन, देन टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ ए स्ट्रिंग आर इक्वल। अगर हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है और वो सॉरी 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 एक ही स्ट्रिंग है और वो मासलेस है, क्या है, मासलेस, तब उस केस में स्ट्रिंग के सभी पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू सेम देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पे देखना, हम समझाने की कोशिश करेंगे एग्जांपल से ये हमारा एक स्लिंग हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है क्या, 10 kg का, और ये जो ब्लॉक है वो आपका रेस्ट पे है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम कंडीशन भी जान लीजिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स जो होगा आपका, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। अब देखना ध्यान से, ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे है, ये हमारा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है एंड मासलेस है, याद रखिएगा। स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसिबल है एंड मासलेस है, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग एंड इनएक्सटेंसिबल है। चलिए, तो यहां पे हमारे पास नीचे क्या लगेगा, 10G लगेगा, यानी कि ये 100 न्यूटन लग जाएगा। ऊपर में टेंशन T, तो बताओ नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस में नीचे वाला फोर्स, तो T माइनस 100 इक्वल टू जीरो, तो T इक्वल टू 100 न्यूटन, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी आप चले जाओगे ना, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो टेंशन का वैल्यू कितना मिलेगा आपका, 100 न्यूटन मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 न्यूटन। लेकिन अगर इसके पास मास हो गया ना, तब टेंशन का वैल्यू आपका सभी पॉइंट पे सेम नहीं होगा, ठीक है क्या, आगे हम बात करेंगे वैसे। चलिए नेक्स्ट, इफ स्ट्रिंग हमारा विथ मास हो, स्ट्रिंग क्या हो, विथ मास हो, तब देन टेंशन एट different point of a string are different, ठीक है क्या, आर डिफरेंट। तब वैसे केस में हमारा टेंशन जो होगा वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ये पॉइंट का और ये पॉइंट का चीजों का स्टडी करते हुए अच्छे से हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हुए आगे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चलो बताना ध्यान से, आपको टेंशन बताना है डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट टेंशन बताना है। ये आपका 10 kg का ब्लॉक है, ये आपका 5 kg का ब्लॉक है, और स्ट्रिंग मासलेस है भी, ठीक है ना, बोथ स्ट्रिंग आर मासलेस, बोथ स्ट्रिंग्स आर मासलेस है। तो फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, सभी स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, आप बताओ सभी स्ट्रिंग में टेंशन क्या क्या होगा। टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे T1 और यहाँ पे T1 होगा, यहाँ पे टेंशन आपका T2 हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन हमारा T2 हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखें ना, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, नहीं भी बोला जाएगा तो आपको इक्विलिब्रियम में ही मानना होगा। चलो तो देखना, पहले वाला जो ब्लॉक है कितना केजी का है, 10 kg का, तो नीचे क्या लगाओगे आप, 100 लगाओगे, 100 न्यूटन का, ऊपर आपका T1 आ जाएगा, राइट। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन हो जाएगा, कितना न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैलेंस करने के लिए इसको नीचे गिरने से बचा रहा है कौन, टेंशन। तो नीचे कितना से खींच रहा है ग्राउंड, 100 न्यूटन से, तो ऊपर भी कितना न्यूटन लगना चाहिए, 100 न्यूटन लगना चाहिए, तभी तो बैलेंस में रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, अब 5 kg वाला को देख लेते हैं। ये 5 kg,
सबसे पहले बात, नीचे अपना इसका 50 न्यूटन वेट लग जाएगा। हाँ सर। और नीचे देखना देखना, इस 5 केजी का अपना वेट तो लगेगा, साथ में टेंशन भी, ये स्ट्रिंग का टेंशन भी नीचे लग रहा होगा। कितना? 100, तो 100 न्यूटन। और ऊपर में हमारा कौन आ रहा होगा? T2। तो T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से। T2 कितना हो जाएगा? T2 आपका हो जाएगा 150 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन। अब हम आपको बताते हैं टेंशन कितने के इक्वल आएगा। जिस पॉइंट पे आपको टेंशन देखना है ना, ध्यान सुनिएगा, जिस पॉइंट पे आपको टेंशन देखना है ना, उस पॉइंट से नीचे कितना मास है, उन सभी मास का वेट के बराबर टेंशन लगेगा। क्या समझा आपने? जिस पॉइंट के नीचे, अगर यहां की बात करें तो इस पॉइंट के नीचे कितना केजी है? 10 केजी, तो इसका वेट ही टेंशन होगा। ये पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट के नीचे कितना मास है? 5 और 10। स्ट्रिंग का तो मास है ही नहीं, है ही नहीं। तो 5 10 15, 15 का वेट कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? तो जिस पॉइंट पे आपको टेंशन देखना है, उस पॉइंट के नीचे कितना मास है, उस मास का वेट ही आपका टेंशन होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपका मासिव स्ट्रिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अब देखना है आप, देखना है आप, हमने यहां पे एक ब्लॉक लिया, एक स्ट्रिंग लिया, ध्यान सुनिएगा, ठीक है क्या? एक और स्ट्रिंग हमने लिया, यह हमारा 10 केजी का है, यह हमारा 5 केजी का है, और ये स्ट्रिंग हमारा, ये जो स्ट्रिंग है ये 4 केजी का स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग आपका 2 केजी का स्ट्रिंग है, ठीक है क्या? स्ट्रिंग के पास इस पर मास हमने दे दिया, और हमने आपसे पूछ लिया फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट आया? पॉइंट ए ये आएगा, मिड पॉइंट बी आया, फिर ये पॉइंट सी आया, फिर ये पॉइंट डी आया, फिर इसका मिड पॉइंट ई आया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट हमने एफ दिया। सभी पॉइंट पे आपको टेंशन बताना है। हमने क्या बताया था अभी आपको याद है? जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछ रहा है ना, उस पॉइंट के नीचे कितना मास है, वही वेट आपका टेंशन बन जाएगा। जिस पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछ रहा है ना मेरे भाई, जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा जा रहा है ना मेरे भाई, उस पॉइंट के नीचे कितना मास है, उस मास का वेट ही आपका टेंशन हो जाएगा। राइट? ओके। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हम सबसे ऊपर की बात कर ले, यहाँ पे सबसे ऊपर पहले पॉइंट की बात कर ले, तो यहाँ पे टेंशन, वैसे तो टेंशन की डायरेक्शन नीचे आएगा यहाँ पे, क्यों? टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्शन वगैरह छोड़ दो, बस टेंशन का वैल्यू बता दो। यहाँ पे टेंशन का वैल्यू एग्जैक्ट लग कितना रहा होगा, तो देखना। तो टेंशन एट पॉइंट एफ कितना होगा? इस पॉइंट के नीचे कितना मास है, इस पॉइंट के नीचे कितना मास है? देखना 2 केजी, तो इसका अपना स्ट्रिंग का, फिर 2 केजी, फिर 5 केजी, फिर 4 केजी, फिर 10 केजी, यानी टोटल हो गया 2 और 4 6, 6 या 5 15, अब 15 10 25, सही है ना? 4 2 6, गलत गलत जोड़ दिया क्या? 4 2 6 या 5 11, 11 10 21, 21 केजी। तो 21 केजी का, 21 केजी का वेट कितना होगा? 21 इंटू में जी, यानी कि 210 न्यूटन का, 210 न्यूटन का। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलिए, तो टेंशन एट एफ हो गया। टेंशन एट ई, तो इस पॉइंट के नीचे कितना मास है? देखना भैया, ये 2 केजी का स्ट्रिंग था, तो 1 केजी तो ऊपर रह गया, तो ये स्ट्रिंग 1 केजी का हो गया। इसका मतलब ये 1 होगा, और ये देखना आप कितना, अरे सिंपल है, मिड पॉइंट पे आ गया ना, तो ऊपर वाला मास से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये यूनिफॉर्मली स्ट्रिंग है, तो आपका मिड पॉइंट का मतलब हाफ 1 केजी ऊपर छूट गया, तो 1 केजी रह गया। तो 1 केजी घटा दोगे, पहले टोटल था 21 केजी, 21 में 1 हटा दोगे तो कितना हो जाएगा यार? 20 केजी, मतलब 200 न्यूटन। फिर टेंशन एट डी, अब यहां पे देखो, इस पॉइंट के नीचे कितना मास है? इस पॉइंट के नीचे 5 4 9 और 10, यानी कि 19, यानी कि 190 न्यूटन। फिर अगर टेंशन हम सी की बात करें, सी की बात करें, तो सी पे कितना आ जाएगा? 10
यानी कि इसका 100 और 4 यानी कि 140 न्यूटन आ जाएगा। क्यों? इस पॉइंट के नीचे तो 14 केजी आया ना। ओके, फिर टेंशन बी की बात करें तो बी पॉइंट के नीचे कितना मास है? 10 इसका और 2 केजी इसका, यानी कि 120 न्यूटन। अगर हम टेंशन एट ए की बात करें तो ए पॉइंट के नीचे कितना मास है? 10 यानी कि 100 न्यूटन। अब आप सोल्व करो कि 100 न्यूटन आता है कि नहीं आता है। ए पे देखना, ये हमारा 10 केजी का है, 10 केजी का है तो नीचे हमारा 10 जी हो जाएगा, ऊपर में हमारा टेंशन एट पॉइंट ए, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो टी इक्वल टू 10 जी यानी कि 100 न्यूटन। आप इस तरीके से चीजों को बना सकते हो, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछा जा रहा है उस पॉइंट के नीचे कितना मास है, वो मास ही आपका, वो मास का वेट ही आपका टेंशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे चले तो आज का क्लास का जितने भी टॉपिक हमने लिया था वो सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर दिया, और आज का बेसिक जो भी हमने पढ़ा वो अगले लेक्चर में आपको सपोर्ट करेगा। अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो और आगे चलेगा। अब तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अब जितने भी चीजें हमने अभी पढ़ा है उन सभी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, देखना जरा ध्यान से क्या कहता है। अब क्वेश्चंस डिस्कस करना है, ठीक है ना। लगभग 10 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा एंड टेंशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 हमने बता दिया था आपको, हाँ से। तो इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा एंड टेंशन, यानी कि ये एंगल बता दीजिए और इसमें इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा होगा वो टेंशन का वैल्यू बता दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक क्वेश्चन को हम तीन तीन तरीके से बनाएंगे आपके सामने। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बनाएंगे, ठीक है क्या। पहला नॉर्मल बना लेंगे वेक्टर सम करके, फिर कंपोनेंट के बना लेंगे, और फिर एक थ्योरम आता है हमारे पास लामिज थ्योरम, उसका यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें कोई थ्योरम वगैरह का भी यूज करना नहीं है, विदाउट थ्योरम हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा एंड टी, यानी कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, पॉइंट मास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 30 न्यूटन का फोर्स से खींचा जा रहा है, और यहाँ पे इसका वेट ये लग रहा होगा mg, ठीक है क्या। और mg कितना हो जाएगा, मास हमारा 4 है, g 10 हो जाएगा तो 40 न्यूटन का हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखना ध्यान से, इसमें कितना टेंशन है हमें नहीं आइडिया, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं हम, इतना जरूर जानते हैं हम कि यहाँ पे इसमें जो भी टेंशन आएगा ना, इसमें जो भी टेंशन आएगा ना, इसमें जो भी टेंशन आएगा ना, वो इन दोनों का वेक्टर सम के इक्वल एंड अपोजिट आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये जो हमारा आएगा 30 और 40 का, 30 और 40 का ये जो नेट फोर्स आएगा, इस नेट फोर्स में आपका 30 वाला फोर्स आएगा और प्लस में वेट वाला फोर्स आएगा, ठीक है क्या। तो ये फोर्स आपका जो आएगा, ये जो फोर्स आएगा आपका, ध्यान सुनिएगा, ये कितना आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब प्लस में करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 हो जाएगा। हाँ सर, 16 9 25 2500 हो जाएगा। 25 का 5 यानी कि 50 न्यूटन का टेंशन लग रहा होगा, यानी यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा टेंशन में, 50 न्यूटन का। क्यों? इन दोनों का रिजल्टेंट 50 न्यूटन इधर आया, तो रेस्ट पे रखने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगना चाहिए, लगना चाहिए। क्यों? हमारा इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, जितना फोर्स इस वाले लाइन पे उतना ही फोर्स इस वाले लाइन पे। ओके, अब बात रह गया थीटा का। थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखना देखना ध्यान से कैसे थीटा निकालेंगे। जो अरे भैया का मजाक कर रहे हो हमसे, फॉर्मूला पूछने लगेंगे। अब देखना बच्चा, ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये क्या होगा, ये भी एंगल तो थीटा ही होगा, हाँ से। तो यहां से देखना, तो ये वाला साइड हमारा 30 का हो जाएगा, हाँ, तो लगाओ तो tan थीटा।
परपेंडिकुलर 30, तो परपेंडिकुलर ये कितना आ गया बताओ, ये वाला साइड यानी ये वाला साइड यानी कि 30 और बटा में 40, 0 0 कैंसिल, 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 यानी कि थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, क्या कितना डिग्री है 37 डिग्री, यानी कि ये हमारा 37 डिग्री आ गया। कितना आ गया 37 डिग्री। पहला मेथड हमने बना दिया, ठीक है क्या, फर्स्ट हमने बना दिया। अब सेकंड करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड के केस के लिए आपको क्या करना होगा, ये सेम ये सारे पिक्चर को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलिए इस पिक्चर को हमने कॉपी कर लिया। अब यहां पे देखिएगा, हमने टेंशन निकाला है यहाँ पे, तो टेंशन ये सारे को हटा देते हैं। ये तो हमारा गिवन था, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड हमको क्या करना है ना, अब यहां पे ध्यान सुनिएगा। अगर ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो थीटा ही होगा ना, होगा क्या थीटा, बहुत सिंपल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, हाँ सर। तो इसमें कितना इसमें क्या आ रहा है, टेंशन टी आ रहा है, तो इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा हमारा टी कॉस थीटा ऊपर में जाएगा, हाँ, और इधर क्या जाएगा, इधर हमारा टी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है क्या। ये सेकंड मेथड हो गया, फर्स्ट ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड आ गया। तो इसमें देखना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करो, इन हॉरिजॉन्टल इतना लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना, इतना लास्ट टाइम में इतना हम लिखेंगे क्या, हमारे पास एग्जाम की टाइम काफी नजदीक आ चुकी है। टी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 30 लिखोगे, राइट, ओके। ऊपर में क्या आ रहा है, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 40 लिखोगे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। टी उड़ा दो, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, है ना, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। नो, आ गया क्या, आ गया ना, हाँ सर। अब अगर आपको टेंशन चाहिए तो थीटा का वैल्यू पुट कर लो, तो t इंटू में साइन थीटा 37 यानी कि 3/5 हो जाएगा, इक्वल टू 30, 5 ऊपर जाएगा, तो t इक्वल टू 30 इंटू में 5 और बटा में 3, ठीक है, 3 से 10 यानी कि 50 न्यूटन। लो, टेंशन आ गया 50 न्यूटन, देखो 50 न्यूटन आ गया, क्लियर है क्या। अब इसे लामी थ्योरम से भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले लामी थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है जो, ठीक है क्या। चलो, तो लामी थ्योरम इसी स्लाइड पे हम बता देते हैं आपको, ठीक है क्या। चलो देखना ध्यान से लामीज थ्योरम को। लामीज थ्योरम कहता क्या है, लामीज थ्योरम, लेकिन हम तो कहेंगे कि ज्यादातर केस में ना कंपोनेंट से बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लामी थ्योरम का यूज करना नहीं है, लामी थ्योरम का भी यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में कंपोनेंट से हमारा चीजें आसान हो जाती है। लामी थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले 3 फोर्स रहने चाहिए, ठीक है ना, 3 फोर्स रहना चाहिए, कितने फोर्स, 3 फोर्स, और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक है ना। लामी थ्योरम में 3 फोर्स होने चाहिए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट ये आया, इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इधर एक फोर्स लग रहा होगा और एक फोर्स इधर लग रहा होगा, हमें नहीं आइडिया कितना कितना अमाउंट का लग रहा है, F1 F2 और ये हमारा F3। F3 के सामने हमारा एंगल थीटा 3 मान लेते हैं, F1 के सामने हम थीटा 1 मान लेते हैं और F2 के सामने थीटा 2 मान लेते हैं। तब कहता क्या है कि अगर ये पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होता है कि F1 और F2 जितने भी फोर्स है सबको ले लो और डिवाइड कर दो किससे, इसके सामने वाले एंगल से। तो F1 के सामने वाला एंगल साइन थीटा 1 साइन के साथ यूज करना है, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 3, इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा
यानी कि लामीज थ्योरम में ये फॉर्मूला हमारे पास आता है कि अगर सिस्टम हमारे इक्विलिब्रियम में, तब ये आप यूज कर सकते हो। अब यही चीज इसमें क्या है ना कि अगर एंगल आपको नहीं बना करके देगा ना, तब आपको कंफ्यूजन होगा एंगल काउंट करने में, ठीक है ना। इसमें एक चीज ये होती है ना, बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है, जब डायरेक्ट डायग्राम आपको दिख रहा है इस तरीके की, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको एंगल खुद चूज करना पड़ जाता है। जब आपको खुद एंगल कभी कभी चूज करना पड़ जाता है, तब लामीज थ्योरम का यूज करना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम है ना, कोई बात नहीं होगा यहाँ पे। चलो ध्यान देना यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से अगेन कॉपी करते हैं हम डायग्राम को, ठीक है। चलो डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। अब थर्ड आ जाएगा, थर्ड मेथड। ये सब हटाओ आप, ये सब हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, सब हटाओ, सब हटाओ, ये हटाओ, ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, हटाओ सब, सब हटाओ। हम देखना नहीं चाहते हैं किसी को, नहीं, टेंशन रहने दो, टेंशन रहने दो। अब देखना बच्चों, देखना यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, यानी टेंशन के सामने एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा ऊपर से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखना, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, देखना। ये एंगल तो थीटा है, ये 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, यानी ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस में थीटा। क्लियर है क्या। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस में थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ऐड करो ना, 360 आ जाएगा। सर 180 माइनस थीटा क्यों आया, अरे बच्चा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आया, नीचे से ये एंगल थीटा आया, ये टोटल ना 180 होगा, लेकिन हमको तो यहीं तक एंगल चाहिए ना, हमको तो इसी पॉइंट तक एंगल चाहिए। तो टोटल 180 और इधर हमारा एंगल थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, है ना। तो ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यही एंगल बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे अगर एंगल निकालने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो लामीज थ्योरम भी वो नहीं लगा पाते। कोई बात नहीं, नहीं लगा लामीज थ्योरम, कंपोनेंट से बना लेंगे। जिसको एंगल निकालने आ गया, लामीज थ्योरम का भी यूज कर लो। चलो तो यहाँ पे लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आप काम कर लो। चलो ध्यान देना, ये 30, तो 30 न्यूटन, तो 30 के सामने क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन के साथ यूज करना है ना, तो साइन 180 माइनस थीटा। ओके। अब यहाँ पे देखना, ये हमारा 40 है, तो 40 और 40 के हमारे सामने साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू टेंशन, टेंशन का फोर्स हमें नहीं मालूम, और नीचे में इसका साइन 90 डिग्री हो जाएगा। खत्म, खत्म। अब यहाँ पे देखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले थीटा निकाल लीजिए, है ना। तो कैसे निकालोगे आप, देखना, इन दोनों का यूज कर लो, इन दोनों का यूज कर लो। तो 30 और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन यानी कि 180 यदि नहीं करेगा, साइन का साइन रहेगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, ये आपका साइन थीटा रहेगा, इक्वल टू ये आपका 40 और ये हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। आपको क्या करना है, 4 को नीचे लाओ, साइन को ऊपर करो, तो 3/4 आ जाएगा, और इक्वल टू साइन बाई कॉस आ जाएगा, यानी कि tan थीटा आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। क्लियर है क्या। जब थीटा 37 डिग्री आ गया, तो टेंशन भी आप निकाल सकते हो, है ना। अब आप टेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है क्या, यहां से आप टेंशन भी निकाल सकते हो। क्लियर है क्या, यानी कि आप किसी का भी यूज कर लो, आपका आंसर सेम रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या कहता है, ब्लॉक ऑफ मास m 30 kg, यानी कि ब्लॉक है जिसका मास 30 kg है, ठीक है क्या, ओके। इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग से सस्पेंडेड एज शो इन द फिगर, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, सभी स्ट्रिंग में टेंशन बता दीजिए।
आप लामिज थ्योरम का भी यूज कर सकते हो एंड बिना लामिज थ्योरम का भी बना सकते हो, ठीक है क्या? ओके, तो देखना ध्यान से, ये हमारे पास इसमें मान लेते ये स्ट्रिंग हमारा ए हुआ, ये स्ट्रिंग बी हुआ, ये स्ट्रिंग सी हुआ, तो इसमें तो हमारे पास वेट आ जाएगा कितना, ये हमारा 300 न्यूटन आ जाएगा। यस, यानी कि इस पॉइंट पे नीचे की ओर फोर्स कितना लग जाएगा, 300 न्यूटन लग जाएगा। ओके, इसमें हमारा टेंशन कितना आ जाएगा, इसमें हमारा टेंशन टी ए आ जाएगा, और इसमें हमारा टेंशन क्या आ जाएगा, इसमें टेंशन हमारा टी बी आ जाएगा, राइट? ओके, अब आपको क्या करना है, इससे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लामिज थ्योरम के बिना ही बन जाएगा। इससे कंपोनेंट बना लो, तो ये 37 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 37 डिग्री, राइट? ओके, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा टी ए cos 37 डिग्री। हाँ सर, इसके ऊपर क्या चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा आपका, क्या चला जाएगा बताना जरा ध्यान से, इसके ऊपर चला जाएगा टी ए sin 37 डिग्री, राइट? इसको तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बस बन जाएगा। आपको क्या करना है, टी ए sin 37 को इक्वल कर लेना है 300 से, ठीक है ना? क्यों, बैलेंस है ना हमारा चीजें, तो हमारे पास आ जाएगा टी ए sin 37 क्या होता है 3/5 ना, 3/5 इक्वल टू 300, तो टी ए इक्वल टू 5 या 1500 और बाई में 3 यानी कि 500 न्यूटन आ रहा है, ठीक है क्या? एक में 500 आ गया। बी की बात करें तो टी बी, टेंशन इन बी क्या हो जाएगा, टी ए cos 37 डिग्री, तो टी ए cos 37 डिग्री होता है 4/5, और टी ए हमारे पास कितना आया हुआ है 500, तो 500 इंटू में 4/5, ये उड़ जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 400 न्यूटन आ रहा है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? आगे चले। यस, अब ये क्वेश्चंस देखना, ये भी क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। The breaking strength of the string connecting by wall and block B is 125 न्यूटन, यानी ब्लॉक और ये जो वर्टिकल वॉल है इसके बीच जो ये स्ट्रिंग है इसमें मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, और ये हमारा 175 न्यूटन है ना, 175 न्यूटन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे, तो भाई बी तो सिस्टम में बी भी तो है ना हमारा, नहीं समझे? पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में, देखो ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए, इस ब्लॉक ए का वेट निकालना है, फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेशनरी, सिस्टम हमारा स्टेशनरी है यानी कि इक्विलिब्रियम पे है। जब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, नेट फोर्स 0, इसका मतलब इस साइड कितना फोर्स आ जाएगा 175 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट के इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आया ये भी हमारा 175 न्यूटन रहेगा। ओके, अब खत्म हो गया। अब इसमें देखें, एक टेंशन तो निकल गया, इसका टेंशन मालूम नहीं, इसका टेंशन टी मान लो, तो कंपोनेंट ब्रेक कर लो। कंपोनेंट ब्रेक कैसे करोगे, इधर हमारा हो जाएगा टी cos 30 डिग्री, राइट? ओके, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा टी sin 30 डिग्री, और इसका वेट होगा तो डब्ल्यू काउंट कर लो, क्या होगा डब्ल्यू, तो बताना जरा ध्यान से, टी sin 30 डिग्री जो होगा वो किसको बैलेंस करेगा, डब्ल्यू को बैलेंस करेगा, हाँ, और टी cos 30 डिग्री जो होगा, टी cos 30 डिग्री जो होगा वो 175 को बैलेंस कर लेगा। किसको बैलेंस कर लेगा, 175 को बैलेंस कर लेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, देखना जरा ध्यान से। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां से टेंशन निकाल लो और यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है ना? वहां से क्या निकल जाएगा, आपका डब्ल्यू निकल जाएगा। तो यहां से टी cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है क्या, इक्वल टू 175, तो t इक्वल टू हो जाएगा 175 इंटू में 2 बाय में √3। अब ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, ठीक है ना, ये वाले वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लो, तो पुट कर लेंगे, यहां से हो जाएगा 175 इंटू में 2 बाय में √3, और sin 30 क्या होता है 1/2 इक्वल टू डब्ल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी वेट हमारा आ रहा है 175 बटा में √3 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर, 175 बाई में √3। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिया है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस में क्या कहता है, ये क्वेश्चंस में कहता है
कि ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग एज शो इन द फिगर, द टेंशन इन T2, यानी ये वाला टेंशन आपको बताना है, T2 का टेंशन बताना है। बहुत सिंपल है, बन जाएगा क्या, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, तो नीचे हमारा 10G यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगा। हाँ सर 100 न्यूटन आ जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। कंपोनेंट, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट हम माइक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार इसी पे ध्यान जा रहा है। क्या है ना कि इसमें मेरे माइक को 1.25 घंटे के बाद चेंज करना पड़ता है, समझे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, सही है, ओके। अब क्या करना है, कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे और ऐसे कर लीजिए। क्लियर है क्या, हाँ सर। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1 लग रहा है ना, यहाँ पे का स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन हमारा, यहाँ पे का स्ट्रिंग होगा जिसमें टेंशन हमारा T1 लग रहा है। अब ये टेंशन हमारा T2 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 60 डिग्री आया है ना, और ये हमारा 30 डिग्री आया, तो ये 60 तो ये भी हमारा 60, ये 30 तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा, राइट। क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं ना। अब देखना जरा ध्यान से, इधर क्या ब्रेक हो जाएगा, इधर हो जाएगा T2 cos 30 डिग्री, सॉरी cos 60 डिग्री, T2 cos 60 डिग्री, इधर हमारा हो जाएगा T2 sin 60 डिग्री। हाँ सर। अब ये T3 तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा T3 cos 30 डिग्री, और इसी का कंपोनेंट ऊपर में जाएगा हमारा, क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा कंपोनेंट, क्या बताओ, T3 sin 30 डिग्री, ठीक है क्या। अब बस बन जाएगा आपका क्वेश्चन, आ गया आंसर। हमें T2 चाहिए था, तो T2 चाहिए तो आपको ऐसा करना है, ऊपर में जो फोर्स आया, ऊपर में फोर्स कौन कौन आया है, ऊपर में फोर्स हमारा आया T2 sin 60 प्लस में T3 sin 30, और ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर लेगा, 100 को बैलेंस कर लेगा, है ना। चलिए, और एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, T2 cos 60 इक्वल टू T3 cos 30 डिग्री। क्लियर है क्या, T2 cos 60 एंड T3 cos 30, ओके। बस आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना, यहां से दोनों को सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा T2, और हम सिंप्लीफाई कर ले, cos 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है क्या, यस, तो 1/2 हो जाएगा, और ये T3 क्या होगा, √3 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 इंटू में √3 यानी कि √3 और T3। क्लियर है क्या, ये आपका क्या आ गया, T2 आ गया। अब T2 ये आ गया, बस T2 का वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, हमने इतना हिंट कर दिया, आगे बना लेना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, an object is in equilibrium under 4 concurrent forces in the direction shown in the figure। concurrent मतलब एक ही पॉइंट से सारे फोर्स स्टार्ट हो रहे होंगे। find magnitude of F1 and F2। F1 और F2 का फोर्स आपको निकालना है, वो भी बन जाएगा, कंपोनेंट से सारे बन जाएगा, ठीक है क्या। F1 F2 सारे कंपोनेंट तोड़ करके बना लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। बना दें क्या, देखना जरा ध्यान से, F1 को तो कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, F2 को कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। ये 30 डिग्री तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हमारा F2 cos 60 डिग्री, और इधर हमारा हो जाएगा F2 sin 60 डिग्री, राइट, ओके। 4 न्यूटन का कंपोनेंट ब्रेक कर लो, तो 4 न्यूटन का इधर आ जाएगा 4 cos 60 डिग्री, और इधर जाएगा 4 sin 60 डिग्री।
ठीक है क्या? चलो अब हमें F1 और F2 चाहिए था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा F1 प्लस में 4 sin 60 डिग्री एंड इक्वल टू F2 cos 60 डिग्री, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो F1 प्लस में 4 sin 60, sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है, इक्वल टू F2 और F2 cos 60 क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन और हमारा आ जाएगा। एक इक्वेशन कहां से आ जाएगा? यहां से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा। तो ये हमारा एक तो हमारा 8 का आ रहा है, प्लस में 4 cos 60, ये वैल्यू हमारा 2 का हो जाएगा, है ना। cos 60 1/2 और 4/2 2 हो जाएगा, तो 8 + 2 और इक्वल टू F2 sin 60। तो F2 हमारा sin 60 डिग्री आ जाएगा। तो 8 + 2 10 हो जाएगा और F2 और sin 60 क्या होता है? √3/2। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और y में √3, 20√3 न्यूटन। F2 हमारा कितना आ रहा है? 20√3 आ रहा है। F2 आ चुका है तो F1 नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। आगे चले नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे KGF के फॉर्म में, तो KGF समझाने की कोशिश करते हैं। KGF जो होता है हमारा, वो आपका 9.8 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 9.8 न्यूटन 1 kgf। तो ये भी बन जाएगा आयो। ये बॉडी ऑफ मास 60 केजी का बॉडी है, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 3 स्ट्रिंग्स P, Q एंड R। P, Q एंड R, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग P, तो P स्ट्रिंग में टेंशन बता दीजिए। P स्ट्रिंग में टेंशन बता दीजिए। नहीं बनेगा क्या? अरे भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो टेंशन आएगा, टेंशन इसमें टेंशन TR बोल देते हैं, ठीक है, TR। तो TR जो होगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा? TR cos 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ, ऊपर में क्या जाएगा? ऊपर में जाएगा TR sin 30 डिग्री जाएगा। हाँ सर, इसका तो कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ सर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से, ये हमारा 60, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा TR sin 30 डिग्री इक्वल टू 600। तो TR और sin 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू 600। यानी कि TR का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 6 दूनी 1200 आ रहा है, 1200 न्यूटन। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? द टेंशन इन दी स्ट्रिंग P। अच्छा, P का पूछा जा रहा है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा TR cos 30 डिग्री इक्वल टू टेंशन इन P। तो टेंशन इन P हमारे पास TR, तो TR का वैल्यू कितना आ गया? 1200 आ चुका है। तो 1200, ठीक है क्या? 1200। चीजें सही है ना? अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही आएगा। ऐसे इसका आंसर आएगा डी, ठीक है ना, आंसर डी आएगा। तो हम सोल्व कर लेते हैं। cos 30 क्या होता है? √3/2 और टेंशन इन P, ये कितना आ जाएगा? ये आपका ये आपका 600 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 600। तो टेंशन इन P हमारे पास जो आ रहा है, इसमें क्या है ना, एक छोटी सी मिस्टेक हमने ये किया है, हम बता देते हैं आपको। हालांकि मिस्टेक कुछ नहीं है, सही है, ठीक है ना। देखना, तो कितना हो जाएगा? 600। तो 600 को आप कैसे लिखो? 60 × 10 लिख सकते हो क्या? इंटू में √3। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 × में √3, तो 60 × में √3 1.73 के आसपास होगा, इंटू में 10, और 10 को क्या बोल दो? जी बोल दो। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो TP इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 103.9 आ जाएगा, ठीक है क्या? इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। और ये जो G है, ये 10 है ना, 10 को आप G काउंट कर लो। 10 को आपको क्या काउंट करना है? G। क्यों 10 को G नहीं बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। और ये G नहीं होगा क्या? हाँ होगा। और G को क्या बोलेंगे? 1 kgf, यानी 103.9 kgf। खत्म कहानी।
ठीक है क्या? आपको यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, ये 600 है ना, ये जो 600 है इसको हम लोग 60 जी लिख सकते थे ना वेट के अनुसार, हाँ लिख सकते थे। तो 60 जी लिखते तो जी आता, तो 120 जी आता। तो देखो यहाँ पे, देखो ना 60 जी, तो 60 इंटू 10 तो 60 जी आ गया ना। आगे नेक्स्ट, ये भी बन जाएगा, बना लेना, बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन से इसका आंसर आई होप सी आएगा। नेक्स्ट, ये भी बन जाएगा, कोशिश करना बन जाएगा, नहीं बनेगा हम बता देंगे, ठीक है ना। वैसे देखो बहुत सिंपल, बता देते हैं इसे हम। चलो, द बेलो फिगर इज द पार्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच नेट सेक्शन ए बी। ए बी का सेक्शन कहाँ है, ये ए बी सेक्शन, ये वाला ए बी सेक्शन, ठीक है क्या, दिख रहा है। स्ट्रेच विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। द टेंशन इन द सेक्शन बी सी, ये वाला इस पार्ट में और इस पार्ट में कितना कितना टेंशन आया होगा वो आपको बताना है, ठीक है क्या। ओके सर, बहुत सिंपल है, देखना। तो इस पार्ट का टेंशन हमारा नहीं मालूम तो T1 काउंट कर लेते हैं, और इस पार्ट का टेंशन हम T2 काउंट कर लेते हैं। बहुत सिंपल हो गया, ये और ये हो गया, और एक नीचे हमारा हो गया। नीचे हमारा हो गया 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। इधर हमें नहीं मालूम तो T2 काउंट कर लेते हैं, इधर हमें नहीं मालूम T1 काउंट कर लेते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, ये एंगल हमारा 120 का है। कितने का एंगल है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये भी 120, ये भी 120, तो ऊपर से भी तो 120 ही होगा ना, ऊपर से भी तो 120 ही हो जाएगा। हाँ सर, ऊपर से भी 120 ही हो जाएगा। तो आपको या तो कंपोनेंट के सहारे बनाओ या तो लामिस थ्योरम के सहारे बनाओ। क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी हमें एंगल गिवन है। तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। ओके, तो 10 बटा में साइन 120 लगा लो, साइन 120 डिग्री। फिर आप लगाओ T1 बाई में साइन 120 लगाओ, साइन 120 लगाओ, और फिर आपको क्या करना है, T2 लगाओ, और फिर लगाओ साइन 120 लगाओ। और आप यहाँ पे देखो साइन 120 सभी जगह कैंसिल हो गया। T1 T2 इक्वल हो किसके इक्वल, 10 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10 के इक्वल। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट भैया बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, इसमें क्या है ना, वैसे देखना ध्यान से, इसमें साइड के साथ खेला है, साइड लेंथ के साथ खेला है, ये वाला लेंथ और ये लेंथ के साथ खेला है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 0.5 मीटर लेंथ लॉन्ग इज फिक्स्ड टू ए पॉइंट ए एंड अदर एंड इज fastened to a small object of weight 8 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे एक, यहाँ पे ये जो लेंथ हमारा आया, यानी कि AC जो लेंथ है हमारा AC, वो हमारा 0.5 मीटर, और ये वाला पार्ट का लेंथ दिया हुआ है। The object is pulled aside by horizontal force F। अच्छा, ये वाला ये हमारा 0.3 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, 0.3। तो BC हमारा हो गया 0.3, BC हमारा 0.3 हो गया, और AB हमारा कितना हो जाएगा, तो बताओ। ये 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 0.4 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 3 4 5 से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हाँ सर, अब देखना जरा ध्यान से, तो यहां से ये एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल निकाल पाओगे आप। हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। ये θ1 और ये θ2 होगा। हाँ सर, तो निकाल लो, एंगल निकाल देते हैं हम, बाकी सारा काम आपका करना है, ठीक है ना। यस, तो देखना जरा ध्यान से, यहां से आप ऐसा करो, tan θ1 करो, तो BC और बाय में AB। BC कितना है, 0.3, बाय में 0.4, यानी कि 3/4, यानी कि 37 डिग्री। यानी θ1 हमारा कितना आ रहा है, 37 डिग्री। चलो, एंगल निकल चुका है, एंगल हमारा कितना आया है, 37 डिग्री।
जब एंगल निकल चुका है आगे का सारा काम आपका हो जाएगा। चलिए ये तो हो ही चुका है। तो ये था हमारे पास NLM का फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आएंगे और वो आपका पुलिस सिस्टम की ओर मूव कर जाएंगे, एटोड मशीन की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।